हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र। और अपने इसमें कल विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। भी द्विध्रुव क्या होता है और उसके कारण अपने दो बिंदुओं पर तीव्रता निकालनी थी। एक तो जो उसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है और दूसरा निरक्षीय पर। तो अक्षीय वाला फॉर्मूला कल अपने निकाल लिया था। तो अक्षीय पर जो तीव्रता का फॉर्मूला आया था वो आया था ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब या 2kp अपॉन आर क्यूब। ये इसका सदिश रूप है। तो सदिश रूप में देखो एक थोड़ा समझ लो कि ई वेक्टर और पी वेक्टर की दिशा यहाँ पे सदिश रूप क्या दर्शा रहा है, सेम है। तो ऊपर डायग्राम में देखो भी दिशा सेम आती है या नहीं आती है, जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था। तो देखो कि यहाँ पे आपको बताया था भी ई बी वेक्टर है वो ई ए वेक्टर से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इसकी दिशा तो बाहर की ओर है, तो बड़े की तरफ ही परिणामी तीव्रता होगी, मतलब ई की दिशा तो ये हो जाएगी। और पी वेक्टर की दिशा भी क्या होती है, माइनस से लेके प्लस आवेश, तो पी की दिशा भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की दिशा यहाँ पे क्या आ जाएगी, बिल्कुल सेम आ जाएगी। ठीक है, तो पी और ई की दिशा सेम है, तो आपने क्या लिखा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर मान लो कि इस ई वेक्टर की जो दिशा है वो ये वाली ना होके ऐसे होती, इस साइड होती, तो अब पी वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा विपरीत है। तो सदिश रूप जब आएगा तो उसमें विपरीत दिशा के लिए अपने क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो अगर विपरीत आती तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। लेकिन अब क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि दोनों की सेम है डायरेक्शन। तो अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखने में डेरिवेशन ये बड़ा है लेकिन है बिल्कुल आसान। इसको 2-4 बार आप कॉपी में लिख के देखना, आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो देखो क्या है कि अपने को विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर तीव्रता निकालनी है। तो निरक्षीय रेखा देखो कौन सी होती है आपके पास, निरक्षीय रेखा वो रेखा होती है जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरती हो। ठीक है, तो ये वाली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई द्विध्रुव ले रखा है अपने यहाँ पे, ये वाला माइनस क्यू आवेश है और ये वाला आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है डायग्राम में। ठीक है, ये ए बिंदु पर पड़ा और बी, ए बी यहाँ पे क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी है जो ये वाली, ये दूरी अपने टोटल 2a मान रखी है। तो 2a मान रखी है, तो ये वाला इसका ओ क्या है, यहाँ पे मध्य बिंदु है ये ओ। तो ए से लेके ओ तक की दूरी भी ए होगी, स्मॉल ए, और ओ से लेके बी तक की दूरी भी क्या होगी, स्मॉल ए होगी। तो अपने यहाँ पे क्या करना है कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है, तो इसकी जो निरक्षीय रेखा है वो निरक्षीय रेखा क्या होती है, जो इसके मध्य बिंदु से गुजरती है, इसको निरक्ष बोल देते हैं, ये वाली जो रेखा मैंने खींची है। तो इस पर कोई भी बिंदु हो, चाहे यहाँ पे बिंदु हो, चाहे ये वाला पी बिंदु है, चाहे ऊपर है कोई बिंदु, किसी भी बिंदु पर आप क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब देखो तीव्रता का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ पे बस इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, इसमें स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय रेखा पर पी बिंदु स्थित है। भी ये निरक्षीय रेखा है और इस ओ से इस पी बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर दूरी आपको क्या है यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, स्मॉल आर दूरी इसके मध्य बिंदु से है, क्योंकि अपने एक आवेश से तो मान नहीं सकते भी, इससे आप स्मॉल आर मान लो तो इससे क्या हो जाएगी, कुछ अलग दूरी हो जाएगी। तो अपने क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु से क्या लेंगे, स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु लेंगे, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो जब भी तीव्रता का मान निकालना होता है तो यहाँ पे तीव्रता इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगी और प्लस क्यू के कारण भी होगी, और परिणामी क्या होगी, इन दोनों का सदिश योग हो जाएगी। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के कारण तीव्रता देखेंगे, इस माइनस क्यू के कारण और इस प्लस क्यू के कारण। तो अपने क्या करते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के कारण होगी। तो अपने यहाँ पर इस P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर एक परीक्षण आवेश रख देंगे। क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे। तो इस Q0 जो पॉजिटिव आवेश है, इस पर जो बल की दिशा होगी वही क्या हो जाएगी, तीव्रता की, क्योंकि पॉजिटिव आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है, तीव्रता की। तो अपने यहाँ पे परीक्षण आवेश रख दिए और परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो इस पर जो बल जिस साइड लगेगा उसी साइड क्या होगी, तीव्रता की दिशा। तो देखो इस प्लस क्यू आवेश को ये माइनस क्यू आवेश किस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस ए बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश पड़ा है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको अपने ई ए से लिख रहे हैं, और इसकी दिशा क्या होगी, ये अंदर की ओर होगी। मतलब आप लिख सकते हो भी ये पी बिंदु है और ये ए, तो पी से ए की ओर हो जाएगी।
और अपने क्या करते हैं, ये वाली दोनों रेखाओं को यहाँ मिला देते हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। तो इन दोनों को जब अपने मिलाएंगे तो इन दोनों दूरियों को क्या लिखना पड़ेगा अपने को, मान लेते हैं अभी आर है, दोनों दूरियां कितनी हैं, सॉरी आर नहीं स्मॉल एल दूरियां हैं दोनों। तो स्मॉल एल अपनी तरफ से मानी हुई राशि है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मानते हैं भी ये वाला जो कोण है ये कितना है, थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों दूरियां समान है और ये वाली ए और ए दूरी भी समान है, तो कोण भी क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। भी इस ए और बी बिंदु से जो ये पी बिंदु कोण बना रहा है ये थीटा कोण है और दोनों दूरियां स्मॉल एल। तो एल और थीटा दोनों यहाँ पे मानी हुई राशियाँ अपनी तरफ से। तो अपना जो फॉर्मूला आएगा तीव्रता का उसमें ये दोनों राशियाँ नहीं होनी चाहिए, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। अपना जो फॉर्मूला है वो ए या आर, दो ही चीज़ें उसमें होनी चाहिए, या तो ए आए या उसमें स्मॉल आर आ जाए बस। तो अब देखो क्या करते हैं कि इस ए के कारण तीव्रता की दिशा देख ली भी, ए क्या आ रही है, पी से ए की ओर आ रही है। तो अब तीव्रता आपको पता है कि किसी आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर होती है। आर क्या होती है, उस जो परीक्षण आवेश पड़ा उसकी दूरी इससे। तो देखो आवेश तो क्यू ही है, यहाँ पे मैंने कहा था कि परिमाण ही लेना आपको, तो क्यू है, तो के क्यू और दूरी यहाँ पे लिखेंगे देखो इस माइनस क्यू आवेश के कारण ए पी स्क्वेयर, ए पी स्क्वेयर। और ए पी स्क्वेयर का मान यानी ए पी का मान यहाँ पे एल है, तो ई ए का जो मान हो जाएगा वो के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर हो जाएगा। और इसकी दिशा जो होगी वो पी से ए की ओर होगी, ई ए की। अब नेक्स्ट देखो इस बी बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश पड़ा है वो इस परीक्षण आवेश पी बिंदु पर जो परीक्षण आवेश पड़ा है प्लस क्यू जीरो, इस पर किस दिशा में बल लगाएगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो अपने से दूर भेजेगा। तो अपने ये वाली जो दिशा मान रहे हैं ना, ऊपर वाली जो ऊपर मैंने दिखा रखी है ये वाली, ये ई बी की दिशा है, तीव्रता की दिशा। भी इस प्लस क्यू को ये वाला जो होगा किस तरफ धकेलेगा, प्लस क्यू आवेश बाहर की ओर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण बल की दिशा ये है, तो यही इसके लिए क्या हो जाएगी, ई बी तीव्रता की दिशा। तो अपने पास दोनों तीव्रताएं आ गई हैं, दोनों तीव्रताएं ई ए और ई बी दोनों की दिशा भी आ गई है। तो अब देखो दोनों तीव्रताएं अगर तो मान लो कि एक ही लाइन पर होती दोनों तीव्रताएं, फिर तो अपने दोनों को जोड़ देते, या फिर क्या होती है एक दूसरे की विपरीत होती है एक ही लाइन पर, तो फिर दोनों को घटा देते जैसे ऊपर आया था। तो अब क्या है कि दोनों तीव्रताएं कुछ ना कुछ कोण पे हैं, ऐसे भी एक तीव्रता तो इधर जा रही है और दूसरी तीव्रता नीचे आ रही है, तो बीच में कुछ कोण बन रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन तीव्रताओं को घटकों में तोड़ना पड़ेगा, फिर अपने क्या कर सकते हैं, परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। या फिर क्या पता हो अपने को, दोनों के बीच का कोण पता हो। तो कोण तो अपने यहाँ माना हुआ है भी थीटा है कोण, तो कोण का मान अपने को नहीं पता, तो अपने इसको घटकों में तोड़ के करना पड़ेगा। तो देखो पहले देखो ई बी और ये ई ए है, ये ई बी वेक्टर की दिशा और ये ई ए वेक्टर, ये वाली लाइन अपने अपनी तरफ से खींचते हैं जो इस ए बी लाइन के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं जो ए बी के क्या है, समांतर है। तो अब देखो ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण अपने कितना माना हुआ है, थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा कैसे हो जाएगा ये वाला कोण, कि थीटा ये एकांतर कोण के कारण हो जाएगा। भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है, तो थीटा हो गया। मतलब अब ई ए है जो वो इस रेखा के साथ, जो ये वाली लाइन है इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसी टाइप से देखो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो ये है ई बी है, तो ई बी जो अपने पास तीव्रता है ये कितना कोण बना रही है इस लाइन के साथ, इधर वाली लाइन ये जो है। तो अब देखो ये वाला कोण थीटा और इसके सामने वाला कोण भी मैंने कहा था कि दोनों द्विध्रुव सेम है, तो ये वाला कोण भी थीटा, तो इधर ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। थीटा किस कारण होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, दोनों संगत कोण है, तो मतलब नीचे वाला कोण भी थीटा और ऊपर वाला कोण भी थीटा। तो ई ए भी क्या कर रही है, जो ये वाली लाइन समांतर खींची है इसके साथ थीटा कोण बना रही है, और ई बी भी क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब देखो इस ई ए और ई बी को घटकों में तोड़ते हैं। तो मैंने कहा था थीटा के पास वाला घटक कौन सा होता है, कोस होता है। तो इस ई ए का थीटा के पास वाला यानी थीटा जिस लाइन के साथ बन रहा है, तो ये वाला घटक ई ए कोस थीटा हो गया।
और बिल्कुल इसके क्या जो लंबवत घटक आएगा, जो इसके लंबवत घटक अपने लेंगे वो साइन थीटा होता है। तो अब देखो ये वाला घटक आपने ई ए कोस थीटा ले लिया, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, अब ई ए साइन थीटा हो जाएगा। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे डिवाइड कर रहे हो भी, आपको क्या दिया हुआ है, इस टाइप से ई ए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ई ए दिया हुआ है। तो एक घटक तो इसका इस दिशा में हो जाएगा। अगर ये वाला कोण कितना दिया हुआ है आपको, थीटा दिया हुआ है, ई ए कोस थीटा इसको लिख रहे हो, और इसके लंबवत घटक ऐसे होगा, ऊपर नहीं बनाओगे आप, क्योंकि जो दोनों घटक है उनके बीच में वेक्टर आता होता है, तो ये दोनों घटक एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर बनेंगे। अब ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले के घटक बनाते हैं अपने। तो ऊपर वाले का घटक जब बनाएंगे तो उसको ब्लू कलर से देखो, मैं शो करता हूँ ऊपर वाले की तीव्रता के लिए। तो ऊपर वाली तीव्रता का इस थीटा के पास वाला घटक, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ई बी कोस थीटा हो जाएगा, जैसे नीचे वाले का ये कोस थीटा था। और दूसरा घटक इसका अब ऊपर की ओर बनेगा, क्योंकि दोनों घटक 90 डिग्री पर होंगे और उनके बीच में क्या होता है, वेक्टर। तो ये वाला घटक ई बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला घटक क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो आप लिख लेना। तो अब देखो कोस थीटा वाले घटक तो दोनों के एक ही तरफ आ रहे हैं, लेकिन साइन थीटा वाला ई ए साइन थीटा नीचे आ रहा और ई बी साइन थीटा कहाँ जा रहा, ऊपर, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो अब देखो, अब आपने डायग्राम समझ लिया, अभी घटक कैसे बनाए, कैसे सबको लिखा। ये वाले एंगल नोट कर लेना, थीटा थीटा एंगल हैं। ये थीटा और ये थीटा तो संगत कोण के कारण बराबर है, और ये ऑरेंज कलर वाले थीटा एकांतर कोण के कारण बराबर हैं। अब नेक्स्ट देखो, ई ए का मान आपने लिखा था ए पी की स्क्वायर, और इसी तरह आप ई बी का मान लिखोगे तो इससे इस पी बिंदु की दूरी एल लिया, तो ई बी का मान भी आपके पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता क्या है, के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो दोनों के मान सेम आ रहे हैं, ई ए का मान भी सेम आ रहा है और ई बी का मान भी सेम आ रहा है। फर्क किस में आ रहा है, दिशा में दोनों में फर्क आ रहा है। ई बी की जो दिशा वो बी से पी की ओर हो जाएगी, क्योंकि देखो ये बल क्या कर रहा है, इस परीक्षण आवेश पर इसके बाहर की ओर लगा रहा है। तो ई बी की दिशा बी से लेके और किसकी तरफ हो जाएगी, इस पी की तरफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट मैंने थ्योरी लिखी होगी कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ई ए ई बी के क्या है, बराबर है, क्योंकि के क्यू अपॉन एल स्क्वायर दोनों का मान है। तो और दूसरा, दोनों के कोण बराबर किए हुए हैं मैंने कि दोनों कोण भी बराबर हैं। तो ई और ई बी को अपने क्या करते हैं, घटकों में विभाजित करते हैं। तो परिणामी तीव्रता चित्र से स्पष्ट है कि तीव्रता के साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और कोस थीटा वाले क्षैतिज घटक, क्षैतिज का मतलब जो कोस थीटा वाले घटक है वो एक ही दिशा में है। तो ऊपर देखो कि जो ये ई ए साइन थीटा और ऊपर क्या आ रहा था, ई बी साइन थीटा, ठीक है, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये वाले घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ई ए और ई बी एक ही चीज़ है। अगर तो ये अलग अलग होते फिर तो अपने मान सकते थे भी क्या है कि कोई एक ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है, लेकिन ई ए और ई बी दोनों के मान समान है, तो और साइन थीटा दोनों में आ रहा है, तो मतलब ये वाले घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब जितनी तीव्रता ऊपर है उतनी तीव्रता ही नीचे है, टोटल तीव्रता 0 होगी इनके कारण। लेकिन देखो क्या होगा, जो कोस थीटा वाले घटक वो एक ही साइड में है, तो ये दोनों एक ही साइड में है। तो मैंने बताया था एक ही साइड में अगर दो वेक्टर हो तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो परिणामी तीव्रता अपने को पता लग गया किस दिशा में आ गई, इस दिशा में परिणामी तीव्रता होगी और इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो अपने परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिणामी तीव्रता जो होगी ई पी ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों के योग के बराबर होगी। अब क्योंकि पता है ई ए बराबर ई बी है, तो या तो ई ए रख दो ई बी की जगह पे, या ई बी की जगह ई ए की जगह पे ई बी रख दो। तो अपने इस ई बी की जगह ई ए रख दिया क्योंकि बराबर है, तो ये 2 ई ए कोस थीटा आ गया, और ई ए का मान अपने 2 के क्यू एल स्क्वेयर कोस थीटा। अब इसमें दो राशियां आ रही हैं, थीटा और दूसरी राशि आ रही है एल, जो अपने को नहीं चाहिए। अपने को जो फॉर्मूला चाहिए वो ए और आर के रूप में चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो अब इन दोनों को गायब करना होगा अपने को। तो थीटा को तो देखो गायब कैसे करते हैं, अपने कोस थीटा का मान निकालते हैं, चित्र लेते हैं ऊपर ए ओ पी से, ठीक है। तो ए ओ पी इस डायग्राम में देखते हैं अपने, तो देखो ये वाला आपके पास ए ओ पी आ रहा है, ये वाला जो है ये ए ये ओ और पी। यहाँ से अगर कोस थीटा का मान लिखे तो ये वाला एंगल थीटा है,
तो कोस थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण तो क्या होता है साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा के सामने की भुजा तो होगी लंब और इसके नीचे वाली क्या होगी आधार। तो ये ए और बटे में कर्ण कौन सी होगी, ये वाली भुजा। तो ए बटा एल किसका मान आ जाएगा, कोस थीटा का मान आपके पास आ जाएगा। तो ए बटा एल कोस थीटा का मान आ गया, तो ए बटा एल रख दिया। अब इस ए बटा एल का मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण 5 से 4 में रखने पर मान, तो कोस थीटा का मान अपने ए बटा एल रखा तो ये बन गया 2k/a/L क्यूब। अब एल को गायब करना अपने को, फिर थीटा तो गायब कर दिया, अब एल को और गायब करना है। तो एल को गायब करने के लिए त्रिभुज ए और पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज में चलते हैं ऊपर वापस। तो देखो ए ओ पी बिल्कुल सेम त्रिभुज ले रहे हो, इसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये वाली भुजा आधार है, ये वाली भुजा लंब है आर, और ये वाली एल क्या है, कर्ण है। तो एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने लिखते हैं नीचे वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल बराबर इसका अंडरवुड, और अंडरवुड को मैंने क्या लिखा है कि 1/2, अंडरवुड को क्या बोल देते हैं, पावर 1/2। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि एल का मान अपने को पता हो फिर अपने यहाँ पे एल क्यूब का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखो एल क्यूब का निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यूब। तो ये वाला जब 1/2 को 3 से गुणा करोगे तो ये 3/2 पावर हो जाएगी। तो एल क्यूब यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मान आप फिर इस समीकरण में रख दोगे, भी इस एल क्यूब का मान है इस समीकरण में रख दोगे एल क्यूब की जगह पे। तो जो आपके पास मान आएगा लास्ट में वो आएगा kp/a स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखो ये कैसे आ गया, p कैसे आ गया ऊपर, क्योंकि आपको पता है p बराबर क्या होता है, q/2a होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं इसे। तो ऊपर देखो फॉर्मूले में q/2a बन रहा है ना, ये देखो ये तो पड़ा है q और ये पड़ा है 2 और ये पड़ा है a। तो q a और 2 इनको क्या लिख दिया, p लिख दिया, तो बचा क्या k। तो kp/ ये फॉर्मूला अपने पास किसका आ जाएगा, जो तीव्रता का आ जाएगा। अब अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालते हैं इसका कि लगभग जो मान आता है। तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट में अपने देखो द्विध्रुव के बीच की दूरी P बिंदु से क्या मानते हैं, बहुत ही कम मानते हैं। तो स्मॉल a मानते हैं अपने इस R से क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि द्विध्रुव के बीच वाली दूरी बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में होती है, और P बिंदु आप काफ़ी दूरी पर ले सकते हो इससे। तो इस a दूरी की तुलना में ये जो यहाँ से लेके R दूरी होती है इसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है R का, ठीक है। तो वही अप्रॉक्सीमेट लगा रहे हैं कि R का मान a से क्या हो, अगर बहुत ज़्यादा हो तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से बहुत बड़ा। तो दोनों का जोड़ यानी a स्क्वायर बहुत ही छोटा है R स्क्वायर से, तो बहुत ही बड़ी राशि में बहुत ही छोटी राशि जोड़े तो उसका मान चेंज नहीं होता, लगभग उतना ही रहता है। तो अब देखो इस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह ओनली आर स्क्वायर रखेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ रही है। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर क्या हो जाती है आपको पता, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा kp/r³ आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका जो सदिश रूप लिखते हैं अपने, सदिश रूप आता है E वेक्टर बराबर -kp वेक्टर/r³। अब ये माइनस में क्यों लिया, इसको सोचो आप भी, माइनस में क्यों लिया। तो देखो डायग्राम पर चलते हैं, डायग्राम पर चलने से ही आपको पता लग जाएगा भी इसको माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन बता रहा है भी p वेक्टर और इस E वेक्टर की दिशा क्या है, विपरीत है। तो डायग्राम में देखो कि परिणामी तीव्रता जो अपनी आ रही है वो परिणामी तीव्रता इस दिशा में आ रही है, ठीक है। यानी ये क्या है, अपनी परिणामी तीव्रता EP का मान है, EP की दिशा है ये। और जो अपने P की दिशा लेते हैं यानी द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा लेते हैं वो माइनस से प्लस आवेश की तरफ लेते हैं, तो ये दिशा इधर हो जाएगी। तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन एक क्या इधर इस साइड जा रही है और दूसरी इस साइड, मतलब दोनों की दिशा यहाँ पे क्या आ रही है, E वेक्टर और P वेक्टर की विपरीत आ रही है। तो विपरीत दिशा के कारण इसका जो सदिश रूप लिखा उसमें क्या आ गया आपके पास, E बराबर कि -kp वेक्टर/r³। तो दिशा इसमें बहुत याद रखनी है। और दूसरी चीज कि जो अक्ष वाला फॉर्मूला था, अक्ष वाला फॉर्मूला क्या आ रहा था तीव्रता का अपने पास, 2kp/r³, 2kp/ में क्या आ रहा था, r³।
और जो निरक्ष वाला है वो आ रहा है kp/r³, मतलब अक्ष पर तीव्रता निरक्ष की तुलना में दुगनी होती है। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए, 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है भी सिद्ध कीजिए द्विध्रुव के लिए जो अक्ष पर तीव्रता है वो निरक्ष की क्या होती है, दुगनी, या निरक्ष की तीव्रता अक्ष की तीव्रता की आधी होती है। तो आपको दोनों अक्ष और निरक्ष वाले फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे और सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो 1 नंबर में कैसे आ सकता है कि प्रदर्शित कीजिए कि जो अक्ष पर तीव्रता वो निरक्ष की दुगनी होती है। तो आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि अक्ष पर तीव्रता क्या होती है, 2kp/r³ होती है, और निरक्ष पर क्या होती है, kp/r³। तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो ये अक्ष के बराबर बन जाएगा। तो मतलब इस निरक्ष वाली तीव्रता का दुगुना करने पर अक्ष वाली तीव्रता मिलती है। तो किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अब नेक्स्ट है, एक फार्मूला आपको नीचे लिखा होगा कि जनरल फार्मूला, कि ऊपर वाला फार्मूला तो अपने एक तो कर रहे हैं अक्ष पर। तो अक्ष में तो क्या आ रहा था कि जो अपने ले रहे थे अक्ष पर एंगल जो अपना आ रहा था 0 डिग्री आ रहा था लगभग, ठीक है, कि इस ए वेक्टर और आर वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे थे, ए और आर, तो 0 डिग्री आ रहा था। दूसरा अब अपने किया तो इसमें ए वेक्टर तो यहाँ था और आर क्या था, नीचे था, दोनों क्या आ रहे थे, लंबवत आ रहे थे, मतलब 90 डिग्री पर आ रहे थे। अब आपको कह दें भी ए वेक्टर तो ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच का ये वाला कोई कोण है, तो इस सामान्य फार्मूला जो होता है वो ये kp/r³ √3 cos² + 1 होता है। ठीक है ना, ये इसका जनरल है, इसका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन इसका 2-3 पेज का लगभग डेरिवेशन है, वो आपके बीएससी में आएगा। तो जनरल फार्मूला ये होता है तीव्रता का। तो अब आप क्या कर सकते हो, तीव्रता का कोई भी फार्मूला रख सकते हो। अब निरक्ष के लिए अक्ष के लिए बात करूँ तो मैंने थीटा 0 डिग्री बताया अक्ष में, कि एक ही लाइन पर सब कुछ हो जाता है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ 0 रखोगे तो ये 3 + 1 cos² 0 क्या होता है 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 का मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 kp/r³ फार्मूला आ जाएगा। तो ये सामान्य फार्मूला है तीव्रता का, किसी के लिए भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आज अपने इतना ही टॉपिक कर रहे हैं तीव्रता का। ऊपर वाला डायग्राम आप अच्छे तरीके से समझ लेना, दोनों तीव्रताएं दर्शाना। ऊपर वाले डायग्राम में तीव्रता की दिशा कैसे लेते हैं, तो अपनी दिशा लेने का एक ही तरीका कि परीक्षणावेश रखो, जो उस पर बल लगे वही क्या होगी, तीव्रता की दिशा। तो दोनों तीव्रताएं की दिशा दिखाई। अब आपको पता है दोनों तीव्रताएं सीध में नहीं आ रही, किसी न किसी कोण पर आ रही हैं। तो कोण ज्ञात किए भी, ये कोण कितने कितने हैं, तो कोण ज्ञात करके फिर उसको किस में तोड़ दिया, घटकों में तोड़ दिया। और घटकों में तोड़ने पर जो मान आ रहे थे वो एल और आर के भी आर के रूप में आ रहे थे। अपने को निकालना था ये ए और आर के रूप में, सॉरी एल और थीटा के रूप में आ रहे थे, और ए और आर के रूप में अपने लास्ट में सूत्र इसको निकाल दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से 3-4 बार कम से कम लिख के देखना, फिर ये फॉर्मूला याद होगा, आपके डेरिवेशन याद होगा। अब अपना इस चैप्टर का ओनली एक टॉपिक बचा है, एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और